Hello student, good morning. Okay, so in previous lecture हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अपना गेटिंग स्टार्टेड, सेकंड लेक्चर में वेरिएबल एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, थर्ड लेक्चर में हमने फोर स्टेटमेंट एंड सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा था। अदर देन दैट हमने कुछ प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, इनमें सोर्स टू एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में, कंपाइलेशन स्टेप्स और इनकी फाइल्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि प्री प्रोसेसिंग में मैक्रोज को किस हिसाब से एक्सपेंशन किया जाता है, इंक्लूड फाइल्स किस हिसाब से एक्सपेंड होती हैं। ओके, देयर इज वन मोर टॉपिक। ओके, मोस्ट ऑफ द टॉप क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे, कुछ एक दो एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस और बाकी हैं हमारे, जो अभी मैंने ऐड किए हैं क्योंकि ये लेक्चर 1 का ही पार्ट है। और ये ओके, एच वी अभी तक हम लोगों ने कैसे कोड को कंपाइल करते हैं, कैसे कोड को रन करते हैं, और हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को लिखना, इवन टेम्परेचर टेबल को बनाना, ये सारा सब कुछ सीख लिया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें बचता है वो ये होता है कि जो कोई भी हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं उसकी मेमोरी लेआउट किस हिसाब से है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छी कंपनियों में, जहाँ पे एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे मेमोरी लेआउट के बारे में बहुत तरीके से पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम मेनली मेमोरी लेआउट के बारे में ही कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू मेमोरी लेआउट। अभी हमारे इस टॉपिक में जो हमारा चैप्टर 1 है डेनिस रिच्ची का, इसमें नहीं है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा विच आई एम गोइंग टू कवर इन दिस lecture, so that you people will get to know in the right time the right thing and can answer the important question in any expert level interview. Okay, so this is what exactly the memory layout. जब कभी भी हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो उसकी मेमोरी रन करने के टाइम पे किस तरीके से प्रोसेसर मेमोरी एलोकेट करता है उस सी प्रोग्राम के लिए। जो हमारी मेमोरी है लैपटॉप में या किसी भी डिवाइस में हम जब इसको रन कर रहे हैं तो किस हिसाब से प्रोसेसर एलोकेट करता है, वो सेक्शन इसमें कवर करने वाले हैं हम लोग। तो मेनली 5 टाइप के टेक्स्ट सेगमेंट्स होते हैं जिनमें मेमोरी को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला सेगमेंट होता है टेक्स्ट सेगमेंट। टेक्स्ट सेगमेंट में क्या होता है कि जितने भी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस टेक्स्ट सेगमेंट में रखे जाते हैं। ठीक है कि नहीं। इसको हम कोड सेगमेंट भी कहते हैं। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लो, क्योंकि बहुत बार कोड सेगमेंट के बारे में आता है, कोड सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और वहाँ पे हमको याद नहीं रहता कि कौन सा वाला सेगमेंट कोड सेगमेंट कहलाता है ना। ओके, इस सेक्शन में क्या करते हैं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है मेमोरी में उसको कंटेन किया जाता है, विच कंटेन्स द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। अब हमने जस्ट इसके ऊपर पढ़ा था कि एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस किस में हैं। लिंकर के द्वारा फाइनली जो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हुई है उसमें सारे के सारे हमारे एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओके, दो टाइप के डेटा सेगमेंट्स होते हैं। देखिए सबसे नीचे है टेक्स्ट सेगमेंट। टेक्स्ट टेक्स्ट सेगमेंट हमारा है ना, इसके ऊपर होता है हमारा डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट में एक है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, एक है अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट को हम बीएसएस सेगमेंट भी कहते हैं। इट मींस ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल। ओके, अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट क्या है। इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट के पोर्शन में, इसको डेटा सेगमेंट भी कहा जाता है। ओनली डेटा सेगमेंट कहोगे तो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट बाय डिफॉल्ट कहा जाएगा, है ना। इस पोर्शन वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोग्राम होता है। ओके, और इसमें मेनली ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल दैट आर इनिशियलाइज्ड बाय द प्रोग्रामर ही रखे जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दूं कि अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज्ड है तो वो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट के अंदर ना करके अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट का ही पार्ट होता है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि हमने 0 से इनिशियलाइज करने के बावजूद भी वो डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज बाय द कर्नल अरिथमेटिक। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि
contains all global variable and static variable that are initialized to 0 or do not have any explicit initialization in the source code। ठीक है कि नहीं? तो ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल जो कि इनिशियलाइज किए जाते हैं प्रोग्रामर के द्वारा, ओके, वो सारे के सारे हमारे तो वो सारे के सारे वेरिएबल हमारे इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट के अंदर जाते हैं। एक्चुअली उनमें इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट के फॉर्मेट में उनकी मेमोरी अलॉट होती है। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट जो होता है वो केवल रीड ओनली नहीं होता, मस्ट अंडरस्टैंड इट। ओके, हम इस डेटा सेगमेंट को दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। किस किस टाइप में? एक तो रीड ओनली एरिया और एक रीड राइट एरिया। ठीक है कि नहीं? रीड ओनली एरिया और रीराइट एरिया, राइट। रीड ओनली एरिया में किस कौन से जाते हैं? वो चीज़ें जो कॉन्स्ट के द्वारा डिफाइन रहती हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते बाद में, वो सारी की सारी रीड ओनली एरिया के अंदर इनिशियलाइज्ड सेक्शन में जाती हैं। ठीक है कि नहीं? सेगमेंट में जाती हैं। ओके, जैसे कि अगर हम देखें कैर दिस टाइप का अगर कोई सीमा है, या फिर डीबग इक्वल टू 1 आउटसाइड द मेन फंक्शन विच इज एक्चुअली ग्लोबल वुड बी स्टोर्ड इन द इनिशियलाइज्ड रीराइट एरिया। ठीक है कि नहीं? ये कैरेक्टर अरे हुआ या फिर हमारा कोई एक ग्लोबल टाइप का वेरिएबल हुआ, वो कहाँ जाएगा? रीड राइट एरिया के अंदर जाएगा। लेकिन कॉन्स्ट कैर स्टार स्ट्रिंग इस तरीके से अगर आ जाता है, स्ट्रिंग लिटरल, तो वो किस में जाएगा तुम्हारा? ये रीड ओनली एरिया के अंदर स्टोर्ड होगा। ठीक है कि नहीं? अब देखते हैं हम कि जो हमारा अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट होता है उसे हम बीएसएस सेगमेंट भी कहते हैं। बीएसएस सेगमेंट का मतलब है ब्लॉक सेपरेटेड बाय सिंबल। ओके, सो इट इज लाइक इनिशियलाइज्ड के जस्ट बाद अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट चालू होता है। ठीक है कि नहीं? इसको क्या करता है? ये डेटा सेगमेंट में कर्नल ऑटोमेटिकली जीरो वैल्यू को असाइन कर देता है। किन के लिए? अब आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में लोकल वेरिएबल नहीं चाहते हैं। किस किस टाइप के वेरिएबल जाते हैं? ग्लोबल वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल, यही दो वेरिएबल जाते हैं। ठीक है कि नहीं? यहाँ भी ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स थे जो कि प्रोग्रामर के द्वारा इनिशियलाइज्ड थे। यहाँ ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल हैं जो कि प्रोग्रामर के द्वारा इनिशियलाइज्ड नहीं है, उनको कर्नल ऑटोमेटिकली जीरो वैल्यू से इनिशियलाइज्ड कर देता है। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, जैसे स्टैटिक ये है, स्टैटिक इंट आई या इंट जे ग्लोबली, ये क्या हैं? ये आपके बीएसएस सेगमेंट के पार्ट हैं। ठीक है कि नहीं? हीप सेगमेंट में आप जानते ही हैं कि मेमोरी जो अलोकेट होती है हीप की, उसको मैलोक कैलोक फ्री सेक्शन के द्वारा है मैनेज किया जाता है। तो मैलोक कैलोक फ्री सेक्शन के द्वारा जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, वो पूरा का पूरा एलोकेशन इसी सेगमेंट से होकर के गुजरता है। आई थिंक इसी से इट मीन्स के दैट वो इसी सेगमेंट को यूज करता है। ठीक है ना? अब अपना स्टैक सेगमेंट देखिए, तो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि टेक्स्ट, इनिशियलाइज्ड, अनइनिशियलाइज्ड, हीप और स्टैक। अब क्या होता है कि स्टैक ऊपर से, क्योंकि लिफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है कि नहीं? और हीप नीचे से इस तरीके से मेमोरी को फिल करना चालू करते हैं। अगर आपका स्टैक और हीप when the stack pointer meet the heap pointer it means कि आपकी फ्री मेमोरी खत्म हो चुकी है। तो ये अगर आप कभी भी इस तरीके का प्रोग्राम लिखो जहाँ पे स्टैक पॉइंटर और हीप पॉइंटर अगर मीट कर रहे हैं, तो वो फ्री मेमोरी एलोकेशन क्या हो गया है? एग्जॉस्ट हो गया है। द स्टैक एरिया कंटेन्स द प्रोग्राम स्टैक। आप याद रखो, प्रोग्राम का पूरा स्टैक जिसमें फंक्शंस और वेरिएबल्स ये सारे के सारे आते हैं ना, उस पूरा का पूरा स्टैक कहाँ रखा जाता है? स्टैक के अंदर रखा जाता है। अब क्या है मेनली कि जितना भी द सेट ऑफ वैल्यूज पोस्ट फॉर वन फंक्शन कॉल इज टर्म्ड एज स्टैक फ्रेम। एक एक स्टैक फ्रेम हर एक फंक्शन कॉल के लिए इनिशिएट होता है। जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म हो जाता है, स्टैक फ्रेम भी खत्म हो जाता है। उस फंक्शन कॉल के अंदर जितने भी ऑटोमेटिक या लोकल वेरिएबल स्टोर्ड होते हैं, उनके लिए मेमोरी भी स्टैक में ही एलोकेट होती है। और जैसे ही वो फंक्शन कॉल खत्म होता है, मेमोरी स्टैक से बाहर निकल जाती है।
ठीक है, मतलब मेमोरी स्टैक से डीएलोकेट हो जाती है और फिर से स्टैक फ्रेम पूरा का पूरा डीएलोकेट हो जाता है। दोबारा फिर जैसे ही फंक्शन कॉल आता है तो फिर से स्टैक फ्रेम मेमोरी में एलोकेट हो जाता है स्टैक के अंदर। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं कि वे वाई द स्टैटिक वेरिएबल एबल टू प्रिजर्व द वैल्यू इन द फंक्शन कॉल। आपको अगर याद हो या फिर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो अगर किसी फंक्शन के अंदर भी एज ए लोकल वेरिएबल के तरह भी डिफाइंड हैं, तो बार बार उस फंक्शन को कॉल करने के बाद उनकी वैल्यू री इनिशिएट नहीं होती, वो अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करते हैं। क्यों प्रिजर्व करते हैं? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि स्टैटिक वेरिएबल हमेशा डेटा सेगमेंट के अंदर या फिर अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट के अंदर ही मेमोरी एलोकेट करते हैं। इस कारण से वो स्टैक फ्रेम में अदर अदर वेरिएबल जो होते हैं ऑटोमेटिक लोकल वेरिएबल्स, वो तो स्टैक फ्रेम जैसे ही खत्म होता है तो उनकी मेमोरी डीएलोकेट हो जाती है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स की मेमोरी डीएलोकेट स्टैक फ्रेम के साथ नहीं होती है, वो डेटा सेगमेंट में बनी रहती है जब तक कि पूरा का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए। पूरे प्रोसेस के कंप्लीशन तक वो डेटा सेगमेंट में आइदर इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड वाले डेटा सेगमेंट में बनी रहती है। दैट्स ओनली द रीजन कि क्या है कि हमारे जो स्टैटिक वेरिएबल हैं वो मेमोरी को प्रिजर्व कर पाते हैं। अब नाउ द पॉइंट इज वेयर द स्ट्रिंग लिटरल्स आर स्टोर्ड इन द सी। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। हमने देखा है कि जब कभी भी हम किसी भी कोड में कैर स्टार ABC और उसके अंदर जैसे इस तरीके से हम कुछ भी लिखते हैं, तो ये जो पार्ट है ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल पार्ट है। और ये पार्ट मेमोरी के किस सेक्शन में स्टोर्ड रहता है तो मैं बता दूं, क्योंकि ये टेक्स्ट का पार्ट है, कोड सेगमेंट पार्ट है, लेकिन ये रीड ओनली मेमोरी में ही स्टोर होता है। कोड सेगमेंट में भी रीड राइट और रीड ओनली दो पोर्शन हैं अलग अलग। तो कोड सेगमेंट के अंदर ये रीड ओनली मेमोरी का पार्ट होता है, इस कारण से इसको बार बार चेंज नहीं किया जाता। अगर आप चेंज करते हो तो ये सेगमेंटेशन एरर थ्रो कर देगा। तो आपको क्या है कि एक एक्सरसाइज आप इस तरीके की लिख लो होमवर्क में। राइट डाउन ए प्रोग्राम which contains a character array and character string literal and try to change the values for both. Okay, you will get to know, you will understand that what exactly the meaning of this कि string literal कहाँ पर किस हिसाब से सेव होते हैं। ठीक है कि नहीं? अब देखो ये हमने पढ़ लिया कि ओके जिस हिसाब से कि ये मेमोरी लेआउट है, ऐसे ही हमने यहाँ भी देखा था कि ये इस हिसाब से कंपाइल होता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पढ़ने के अलावा हमको कोड में बाकायदा रन करने के टाइम पर अगर हम देखो, मैं लिनक्स प्लेटफॉर्म यूज ही इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि हम मैक्सिमम चीज़ों को कोड में देख सकें, है ना, रन करके देख सके। तो हमने यहाँ .i .h .o फाइल तीनों की तीनों फाइलें देखी थी, ना केवल पढ़ी थी, उनको हमने कंपाइल किया था और टेम्परेरी फाइल को सेव किया था और उनको ओपन कर करके देखा था कि हाँ ये जो चीज़ें बोलते हैं जो लिखी हुई हैं एग्जैक्टली ये ही वहाँ पे परफॉर्म भी हो रहा है। सेम इसी हिसाब से हम किसी भी अपने कोड में इस तरीके से सारे के सारे सेक्शंस को भी मेमोरी लेआउट में देखेंगे, जो कि लिनक्स हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है कि नहीं? तो ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट ए फोल्डर। ओके, सो फोर्थ क्लास में मैं एक मेम layout.c करके एक फंक्शन बना देता हूँ और हैज इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसमें डाल देता हूँ। मैं अपना मेन फंक्शन बना देता हूँ, उसमें सिंपली रिटर्न 0 लिख देता हूँ और इसको क्लोज
कर देता हूँ, ठीक है कि नहीं। अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जब मैं इसको कंपाइल करूँगा, लेट्स से मैं एक यूजर स्पेसिफिक नेम की मैं लाइव वो बनाने वाला हूँ बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो मैंने कंपाइल किया इसको exe फाइल नाम से कंपाइल कर दिया। ओके, नाउ इफ यू विल सी देयर इज ए mem layout.c एंड exe फाइल इज प्रेजेंट इन दिस फोल्डर। तो अगर आप एक साइज कमांड को चलाओगे इस पे, लिनक्स के साइज कमांड को, तो वो हमारे लिए इस तरीके से दिखाएगा कि जो टेक्स्ट सेगमेंट है उसमें 834 स्पेस ये ले रहा है, डेटा सेगमेंट 460 ले रहा है, बीएसएस सेगमेंट 4 ले रहा है, और ये फिर इसका डेसिमल में कितना है, हेक्साडेसिमल में कितना है, ये सारी की सारी चीज़ें अदर्स है ना। तो हमने डेटा सेगमेंट देखा था, ये लेआउट हमारा डेटा सेगमेंट वाला, और बीएसएस सेगमेंट देखा था हमने, बीएसएस सेगमेंट वाला। अब देखिए, क्योंकि जो आपकी स्टैक मेमोरी है, ये पूरी की पूरी स्टैक मेमोरी जब हम रन करेंगे तो फंक्शन कॉल के टाइम पर स्टैक फ्रेम बनेंगे, तब उस टाइम पे ये मेमोरी भी अलोकेट हो जाती है। अदर देन दैट बीएसएस और डेटा सेगमेंट है वो हमारे इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू, हमने कहा था कि अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल को या फिर स्टैटिक वेरिएबल को आप इस तरीके से डिफाइन करते हो तो वो किस में जाता है, बीएसएस में जाता है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक इंटीजर इस तरीके से ले लेते हैं। ओके, और अभी हम इसको सेम एग्जीक्यूटेबल फाइल मैंने बनाई और फिर इसको मैंने देखा। तो देखें, इससे पहले बीएसएस के अंदर 4 था, 834, 460 एंड 4। अभी देखें आप, 834, 460 एंड 12, 8 बाइट का इस वक्त इस मोमेंट पे इंटीजर हमारे इसके लिए 8 बाइट का सीधा सीधा बीएसएस वाला सेगमेंट हमारा चेंज हो गया, ठीक है कि नहीं। अब मैं इस कोड में थोड़ा सा और चेंज करता हूँ और इसको एक वैल्यू 10 असाइन कर देता हूँ। अब ये मेरा कहना है कि बीएसएस सेगमेंट की जगह पर अब ये किस में जाएगा, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, इसका मतलब डेटा वाले सेगमेंट में होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे इसको साइज को, तो देखिए बीएसएस सेगमेंट तो फिर से वहीं पर आ गया, लेकिन डेटा सेगमेंट में मेमोरी हमारी बढ़ गई। किस तरीके से देखें आप यहाँ पे, डेटा सेगमेंट हमारा जो 460 था अब वो 464 हो गया, और बीएसएस सेगमेंट ऑटोमेटिकली हमारा 12 से 8 हो गया, 4 बाइट इसकी ऑटोमेटिक कम हो गई। ओके, देर इज ओके, इनिशियली ये बीएसएस 4 क्यों दिखा रहा था, मे बी देर कुड बी सम रीजन बिहाइंड इट, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीएसएस सेगमेंट 4 कम हो गया है और यहाँ पे डेटा सेगमेंट हमारा 4 बाइट बढ़ गया है, ठीक है कि नहीं। एक काम करते हैं, हम एक ग्लोबल वेरिएबल पे भी ये ऑपरेशन करके देख लेते हैं। मैंने जैसे एक ग्लोबल वेरिएबल लिया और उसे इनिशियलाइज नहीं किया है, तो अभी मैं जैसे ही इसको देखूंगा और इसको कंपाइल करके जब मैं इसकी साइज देखता हूँ, तो देखिए, ओके, मैंने फाइन, गिव मी ए सेकंड, एक ग्लोबल वेरिएबल मैंने ले लिया और इसको मैंने क्या किया है, वन सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी इफ आई विल गिव सम वैल्यू टू दिस। लेट्स से मैंने 1 दे दी इसकी वैल्यू। ओके, और मैंने इसको कंपाइल किया और हम साइज देखे इसकी, तो हमारा यहाँ पे 468 हो गया और बीएसएस सेगमेंट अब मेरा हो गया 4। ओके, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वन सेकेंड था, फोर्थ क्लास। ओके, अभी मैम लेआउट में मैंने इसको हटा दिया और बस एक सिंपल ग्लोबल वेरिएबल के फॉर्मेट में इसको रखा है। और अभी मैंने इसको दोबारा से कंपाइल किया और इसकी साइज़ देखी, तो बीएसएस सेगमेंट में इसकी साइज़ बढ़ गई 4 बाइट से।
विच इज एक्चुअली करेक्ट आल्सो। एंड 468 से ये हो गया 464। क्यों? क्योंकि अब हमने इसको कैट मैम लेआउट डॉट सी आप देखोगे तो हमने इसको अनइनिशियलाइज्ड वाले सेक्शन में डाल दिया है। अब अगर अपन देखें इसको, फिर से मैं इसको कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ। ओके, और अब इसमें देखता हूँ इसको, अगर मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी तो ऑब्वियसली अब वो डेटा सेगमेंट में इंक्रीमेंट होना चाहिए और बीएसएस सेगमेंट से वो ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी कम हो जाना चाहिए। और अगर हम इसकी साइज़ देख रहे हैं तो हाँ जी, डेटा सेगमेंट से वो कम हो गया एंड बीएसएस सेगमेंट में वो सॉरी डेटा सेगमेंट में वो बढ़ गया और बीएसएस सेगमेंट में वो कम हो गया। ठीक है कि नहीं? अभी अपन एक काम और करते हैं, मेमोरी लेआउट को मैं एक नॉर्मल इंट एक्स हम कर लेते हैं। तो ये क्या, ये स्टैक का पार्ट है। अगर ये ऑटो वेरिएबल है, स्टैक का पार्ट है, इससे बीएसएस और इसमें हमारे में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नाउ टू सी दिस, या दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, हमारा डेटा सेगमेंट और बीएसएस सेगमेंट सेम है, उसमें किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ हम इसको और थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए काम करते हैं कि हम इंट p इक्वल टू 0 एक p नाम का वेरिएबल और हम बना देते हैं। और अब इसको देखते हैं हम कि ये, तो आप देखें मैंने बताया था कि अगर किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को आप 0 से असाइन करते हो तो वो एज ए अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट यानी बीएसएस सेगमेंट का ही पार्ट होता है। वो सिंपली बीएसएस सेगमेंट के ही अंदर जाएगा। तो देखें ये 4 से 12 हो गई। ओके, इस ये मेमोरी कितनी ले रहा है अभी वी आई कैन नॉट डिसाइडेड, क्योंकि मुझे इस मशीन के बारे में, क्योंकि ये AWS की VM लॉन्च्ड है, मशीन के बारे में मुझे नहीं पता है। बट वी कैन सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेमोरी इन द BSS सेक्शन एंड देयर इज नो डिफरेंस इन द मेमोरी इन द डेटा सेक्शन। Okay, now if you will change it from 0 to let's say 10, अब इस मोमेंट पे प्रोग्रामर के द्वारा उसको प्रॉपर एक मेमो वो वैल्यू दे गई है। अब ये इनिशियलाइज सेक्शन का पार्ट होगा। तो आप देखें यहाँ पे कि ये 12 से 8 कम हो गया और ये 468 से 472 बढ़ गया। ठीक है कि नहीं? तो ये आपको चीज़ें इस तरीके से याद रखनी हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द मेमोरी लेआउट ऑफ सी। आपका होमवर्क ये है कि आप एक राइट डाउन करो कोड को जिसमें कैरेक्टर एरे और कैरेक्टर स्ट्रिंग का लिटरल है, इसको देखना। और दूसरा, आपके डिफरेंट डिफरेंट अब तक जितने भी एक्सरसाइज हैं उनमें साइज करके यूज द साइज कमांड ऑफ लिनक्स टू चेक the memory layout for upper exercises। ठीक है कि नहीं? तो हमारी ये एक्सरसाइजेज के अंदर हमने जो भी कोड लिखे हैं ना, इनमें आप साइज कमांड का यूज करके अपनी बाइनरी पर मेमोरी लेआउट चेक कर सकते हो कि कौन सेक्शन में कितनी मेमोरी किस हिसाब से डिफाइन है। ओके, थैंक यू दैट मच फॉर द टुडेज क्लास। बाय बाय।